हिंदी है दिल वालों की, शूर और बल वालों, हंसते हंसते शीश कराए आजादी के बटवालों की बात। भक्ति की जो लहर चलाए सिरे बाजी, नानक दादो रही मचाए नाम रहेगा सो ढीला बाजी। हिंदी है दिल वालों, हिंदी है दिल वालों की, इंगल इंगल दरियावली शान है यह हिंदी की। एक साथ जब सजती है आशा यह विश्व सम्मान की। धूम मची है सारे जहां में, धूम मची है सारे जहां में हिंदी के तूफानों की। देखो कैसी हो रही है हिंदी को अपनाने की। हिंदी है दिल वालों की, हिंदी है दिल वालों की। इस कविता के बाद कविता को इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि कभी कभी जब हम जो वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं उसके लिए पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो पृष्ठभूमि इसलिए बनाई क्योंकि मुझे कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना था। क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हिंदी को लेकर कोई बात करना बहुत जरूरी है। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में और देवनागरी लिपि को लिपि के रूप में स्वीकृत किया गया। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। विश्व में हिंदी का लोक संख्या के आधार पर आप देखते हैं, बोलने वाले के आधार पर क्रम जो है देखेंगे तो हिंदी का क्रम को दूसरे क्रम क्या है। पहला क्रम मेरे जो एनालिसिस है, ये जो आंकड़े मैंने सिंकिंग से लिए हैं, मैं फिर अपने दिल से मैंने आंकड़े जुड़ाए नहीं। मैंने पहली बार मैं जुड़ा करूँगा शोध पूर्वक में बात कर रहा हूँ आपके साथ। अंग्रेजी 135 करोड़ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है। उसके बाद चीन की भाषा मंडारी है जो 120 करोड़ की संख्या है। और वहीं पर हिंदी जो है 75 करोड़ की संख्या है। और चौथे नंबर पर स्पेनिश 54 करोड़ है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 28 करोड़ है। इस आधार पर हिंदी बोलने वालों की संख्या 75 करोड़ हो जाती है। यदि इस 75 करोड़ में उर्दू बोलने वालों की संख्या जोड़ दी जाए तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप गूगल पर अब आज आप देखेंगे तो 10 करोड़ पन्ने हिंदी के जोड़े गए हैं। अब जो गूगल सर्च करोगे तो उसमें देखोगे कि 10 करोड़ पन्ने हिंदी के उसमें जोड़े गए हैं। और उसके बाद विश्व में जो 10 लोकप्रिय समाचार पत्र है, उन लोकप्रिय समाचार पत्रों में 6 हिंदी के अखबारों करने वाले की संख्या के आधार पर विश्व में 150 से भी ज्यादा देशों में 276 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और खास बात यह देखिएगा कि इसमें से चीन में 50 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात होनी चाहिए। हिंदी को लेकर कुछ तथ्यों की बात मैंने यहाँ पर की। मैंने तथ्य कुछ ज्यादा एक लंबी सूची नहीं बनाई ताकि आप कहीं ज्यादा खो न जाओ। इस तथ्यों को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हिंदी को 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने की कीमतों को मैंने पढ़ रही है। हरिशंकर गुप्ता है तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हरिशंकर गुप्ता का कहना है कि दिवस कमजोर लोग मनाते हैं। दिवस कमजोर लोग मनाते हैं, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, कभी खरीदार दिवस मनाया और सुना है आपने। हरिशंकर गुप्ता एक बहुत बड़े लेखक है। उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से हिंदी दिवस मनाए जाने पर रहने दिया। हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, हिंदी दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। दिवस को उसका मनाया जाता है तो कमजोर है, इसका मतलब आप कमजोर है इसलिए हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये बड़े ही के साथ हृदय पर पत्थर रखकर बोलना पड़ रहा है कि हिंदी अध्यापक को ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात इसी में बोलना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। आज भी संविधान में हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में लिखित रूप में मान्यता है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में लिखित रूप में आज भी मान्यता नहीं है। तो ये राष्ट्रभाषा केवल घोषित है, लिखित रूप में वो भाषा नहीं है। ये बड़ा खेद के रूप की बात है। इसका आंदोलन आज से नहीं, लगभग 220 साल पहले से इसका आंदोलन चल पड़ा था। जब अंग्रेज आए 150 साल उन्होंने राज किया। अंग्रेजों के विरुद्ध में आजादी के मत वाले स्वतंत्रता सेनानी जो है अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई वो लड़ रहे थे।
खुद का बलिदान दिया, कभी हिंसा के मार्ग पर कभी अहिंसा के मार्ग पर वो चले और भारत को अंग्रेजों के खिलाफ हमें आजादी मिली। लेकिन अंग्रेज बहुत शातिर दिमाग वाले थे, उन्होंने मात्र हमें शारीरिक आजादी प्रदान की, गुलामी उन्होंने मानसिक गुलाम बना कर रखा था, भाषाई गुलाम बना कर रखा। हमें उन्होंने भाषाई आजादी कभी नहीं दी। आज तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, केवल हमने शारीरिक गुलामी से आजादी पाई है, भाषाई गुलामी से आजादी नहीं पाई है। इसका एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। किसी व्यक्ति का यदि उसकी जबान काट दे और कहे कि चल बोल के बता, क्या बोलेगा? आपसे बोलने आएगा उसको? नहीं बोलेगा वो। बिल्कुल इसी तरह से भारत की भाषा को अंग्रेजों ने छीन लिया था और छीनने का नतीजा ये हुआ कि हम पिछड़ गए। हमारी अगर भाषा लागू होती आज तक तो हम जो है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, तुर्किस्तान जैसे देशों से, जापान जैसे देशों के आगे हम चले गए होते। यही कारण है कि महात्मा गांधी जी ने 1918 में महासभा बुलाई आजादी के आंदोलन के लिए। ये आजादी का आंदोलन शारीरिक आंदोलन नहीं था, ये भाषाई आजादी का आंदोलन था, हिंदी के आजादी का आंदोलन था। इस आंदोलन के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बड़े ही गंभीरता पूर्वक छोड़ करके ये बात आपके समझ कर रहा हूँ कि गांधी जी ने उस समय 1918 में महासभा बुलाई और भाषाई आजादी के आंदोलन के रूप में वहां पर बैठक हुई और उसमें उन्होंने कहा, उनकी बड़ी इच्छा थी, जिस प्रकार से ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा की स्थिति है उसी प्रकार भारत में हिंदी की स्थिति होना चाहिए, ये गांधी जी की इच्छा थी। इसलिए गांधी जी को कहना पड़ा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ये वाक्य आपने अक्सर हिंदी दिवस के अवसर पर सुना होगा। ये वाक्य ऐसे ही नहीं कह दिया गया, उसके भीतर एक पीड़ा थी, एक दुख था, एक दर्द था, एक तीज थी। ये वाक्य खुशी से कहे नहीं गए, ये वाक्य पीड़ा से उत्पन्न है। बहुत बार हम कहते थे कि ये खुशी से उत्पन्न है या महात्मा गांधी ने कहा है, गर्व के साथ हम कहेंगे या और कोई बात नहीं। मातृ जी का वाक्य हम कहेंगे तीन भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल भी निज भाषा ज्ञान के मिले नहीं। मार्टिन जी ने भी बड़े ही दुख के साथ हृदय की पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, इसलिए दर्द है इस पंक्तियों में। सुनने में ऐसा लगेगा कि इसमें दर्द नहीं है, हिंदी के महत्व को लेकर के पंक्तियां कही गई है, जबकि इसके भीतर वो दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। ये कोई मामूली पंक्तियां नहीं है, इसके पीछे गंभीर आदत छिपा हुआ है, एक गंभीर आंदोलन छिपा हुआ है। ये बात उनको क्यों कहना पड़ा, महात्मा गांधी जी को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनके दिल को ठेस पहुंची। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने हमारी भाषा को छीन लिया और अंग्रेजी लाभ दी, हमारे नाम की शिक्षा की भाषा हिंदी थी, यहाँ की प्रांतीय भाषा थी और तब हम समृद्ध भारत हुआ करते थे। उन्होंने इस रहस्य को पहचाना। आप मैकोले का नाम सुना होगा। मैकोले ने देखा कि भारत के लोगों को ऐसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता, गुलाम यदि बनाना है तो इनकी भाषा को इन्हें छीन लो। जैसे भाषा को छीन लिया, अंग्रेजी को ला दिया, अपने आप गुलाम कर। आपके सामने यहाँ सभागार में 10,000 लोगों को अंग्रेजी बोलने वाला को बिठा दो, आपको बगल में बिठा दो, आप उनके सामने नहीं बोलेंगे, शर्माएंगे, लजाएंगे, डर आपके भीतर होगा कहीं गलती न हो जाए। तो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, मंच पर अंग्रेजी बोलने वाले जवान बैठे हुए हैं, मेरे से कहीं कुछ गलती न हो जाए। मतलब क्या किया, आपकी बोलती को बंद कर दिया। अंग्रेजों ने इस रहस्य को पहचाना था और हमारी भाषा को गुलाम बना दिया। और महात्मा गांधी ने ये बात पहचान ली थी और उसके पहले हरिश्चंद्र भारती जी ने ये बात पहचान ली थी। उनको पता था कि ये हमारी भाषा प्रगति का मूल कारण है। यदि हमारी भाषा शैक्षिक भाषा होगी, राजनीति की भाषा होगी, व्यापार व्यवसाय की भाषा होगी, तभी हम देश की प्रगति कर सकते हैं। भारतीय जी का कहना है कि हमारे देश की प्रगति तभी होगी जब हमारे भाषा का ज्ञान हमें हो, और केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति, व्यापार, व्यवसाय, इन सबकी भाषा अगर हमारी भाषा होगी तभी देश की प्रगति हो सकती है। इस बात का कांटा उनके दिल में चुभ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा निज भाषा उन्नति है और निज
भाषा ज्ञान की मिटे नहीं ये शून्य, ये का शून्य। उन्होंने कहा कि हृदय में चुभने वाला कांटा है जो मुझे लगातार चुभते जा रहा है। और ये चुभन, ये कोई मामूली चुभन नहीं थी, दर्द पीड़ा से भयंकर चुभन थी। उनका उद्देश्य था कि भारत में भाषा को जो गुलाम बना दिया गया उस भाषा को आजादी दिलाई जाए। ये बात बड़ी गंभीर है और मैं बड़ी गंभीरता के साथ आपके सम्मुख रखता हूं, क्योंकि छात्रों का स्तर भी वो होना चाहिए। अक्सर हिंदी को एक हंसी मजाक का विषय बनाकर रख दिया जाता है कि आया है तो हंसा के चला जाएगा, कुछ कॉमेडी कर देगा या मनोरंजन का या कुछ चिल्लर चाले करके चला जाएगा। नहीं, हिंदी गंभीर भी होती है। मानसिक स्तर को स्तरीय बनाने का काम हिंदी करती है। एक इसी को लेकर जो है राष्ट्रभाषा की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के बाद मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित एक कविता मैं प्रस्तुत करूं आपके सामने। हिंदी साहित्य की हमारी एक विशाल परंपरा है, उस विशाल परंपरा को मैंने कविता के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया। तो कविता इस प्रकार से, आदिकाल का हो साहित्य या हो वीरों की जवानी, आदिकाल का हो साहित्य या हो वीरों की जवानी, युद्ध वीरों का हो श्रृंगार या हो भक्तों की जुबानी। शुरू कालो साहित्य हो या युद्धि चंद कहानी, जानिए सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को कहानी। स्वर्ण काल की भक्ति हो या हो संतों की वाणी। अभी हमारे सर को सभी पता है मैं जिनका उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ, आदिकाल, भक्तिकाल, ऋद्धिकाल, आधुनिक काल, उन्हें कविता में समझ में आता है। लेकिन आप प्रथम वर्ष के छात्र होंगे, शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्र को ये समझ में आ रही होगी कविता। स्वर्ण काल की भक्ति हो या वो संतों की वाणी, कबीर का विद्रोह हो या जैसी की प्रेम कहानी, सूर्य की कृष्ण लीला हो या तुलसी की रामायणी, जानी सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को कहानी। रीति काल के लक्षण हो या हो आचार्यों की शान, केशव की रसिक प्रिया हो या हो अलंकारों का मान, बिहारी घनानंद का सौंदर्य हो या हो भूषण वीरगान, जानी सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को कहानी। नए काल की खड़ी बोली हो या हो देश का जागरण, भारतेंदु की निज भाषा हो या हो प्रेमचंद का जन्म, छायावाद की प्रकृति हो या महादेवी का गान, जानी सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को कहानी। जानी सबने प्यारी भाषा अपनी हिंदी ही को कहानी। मैंने यहाँ पर दूसरे बिंदु पर बात रखी आपके सामने। पहला बिंदु था हिंदी के तत्व को लेकर, दूसरा बिंदु था यहाँ पर राष्ट्रभाषा ना होने की पीड़ा को लेकर मैंने बात, तीसरा बिंदु मैं लेकर चल रहा हूँ मन को लेकर। साहित्य औसतन देखा जाए कि साहित्य मन का डॉक्टर होता है। औसतन मैंने कहा, प्रतिशतन कहा कि औसतन मन का डॉक्टर होता है। और फिर इसका विश्लेषण करते हुए थोड़ा सा अलग बात आपको नजर आएगा। साहित्य को लेकर मैं कहूँगा, हिंदी साहित्य और मन, इस विषय को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करूंगा हिंदी साहित्य और मन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साहित्यकार, हिंदी जो है, हिंदी साहित्य दवाई के समान है और हिंदी साहित्यकार इस दवाई का निर्माता है। पुस्तकालय मेडिकल स्टोर है जहाँ पर दवाई मिलती है और इस दवाई को देने का काम अध्यापक करता है। कुल मिलाकर देखा जाए हिंदी साहित्य मन का डॉक्टर। अब कहोगे, बहुत से लोग कहते हैं कि विज्ञान हमारे शारीरिक बीमारी को ठीक करता है, हमें हिंदी या प्रांतीय भाषा की क्या जरूरत है, हमें भाषा के विषय पढ़ने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि भाषा हम क्यों पढ़े, हमें क्या पढ़ने की जरूरत पड़ी, हिंदी पढ़कर हमारा क्या होगा, हम एक दिन पढ़ लेंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे, हम मजाक उड़ाते रहेंगे पीछे बैठकर, हिंदी की हमें जरूरत क्या है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, विज्ञान आपकी शारीरिक बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य आपके मन के बीमारी को दूर कर सकता है।
मन की बीमारी को कैसे दूर कर सकता है, उसे लेकर मैं यहाँ विश्लेषण करता रहूंगा। और वो मेरा काम ही है कि जब मैं आपके सामने एक परिकल्पना रख रहा हूँ जिसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, तो मैं उसका यहाँ पर तथ्यों के साथ उद्घाटन भी करता हूँ, उसे मैं प्रस्तुत करता जाऊँ। मैं यहाँ कुछ बातें यहाँ रखते जाऊंगा और भी मैं समझाते जाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँ। एक बचपन में मैंने एक तो कहानी सुनी थी, एक किसी विद्वान के जरिए हुई कहानी में आपको व्यक्ति मानसिक रोगी कैसे बनता है, अपने आप को बंधनों में कैसे बांध लेता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, ये उसकी मानसिक बीमारी। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने आप को बांध लेता है चार दीवारी में और एक प्रश्न उत्पन्न होते रहता है कि ये मैं नहीं कर सकता। आप में से कई लोगों को कहा जाए कि आप मंच पर खड़ा होकर बात कर बोलेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आपको कहा जाएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत लेना है, कि आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये मैं नहीं कर सकता। आपने अपने आप को प्रतिबंधित रखा हुआ है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, मैं चार दीवारी उस बंधनों को नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकता। ये मानसिक बीमारी है, इसे दूर करने का काम साहित्य देखो कैसा करता है। एक हाथी का उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। एक छोटा हाथी, उसकी औसतन आयु शायद 8 महीने 9 महीने या 1 साल कुछ तो होगी, छोटा सा हाथी। तो छोटे से हाथी को बचपन में उसे कहीं भाग न जाए, नटखट हाथी होता है, तो उसे संकल से बांध दिया जाता है। तो उस बचपन में वो संकल को तोड़ता नहीं, तोड़ने की उसमें क्षमता नहीं, वो बहुत पैर झटकता है, तोड़ ही नहीं सकता, वो तोड़ने आएगा ही नहीं उसको। और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है और उसके मन में एक बात बढ़ गई है कि मैं इस बंदी को, इस संकल्प को, इस बंधन को तोड़ नहीं सकता। उसने तय कर लिया, निश्चित कर लिया कि छोटी सी संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता। हाथी धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर वो प्रौढ़ हो गया और प्रौढ़ होने के बाद वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने की उसकी क्षमता, उससे काम करवा लिया जाता है। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंकने की क्षमता उसमें, लेकिन वही छोटी सी संकल्प को तोड़ता नहीं, तोड़ने की क्षमता उसमें नहीं, क्योंकि बचपन से उसके मन में ये बंधन बांध दिया गया, ये मानसिक रोग डाल दिया गया कि तू इस संकल्प को तोड़ नहीं सकता। वो तोड़ता नहीं। जब साहित्य ये समाज के सम्मुख, पाठक के सम्मुख ये बात रखता है, तो पाठक, समाज को लगता है कि हाँ मैं भी बंधनों में बंधा हुआ हूँ और ये जो बंधन है वो छोटे से हाथी को बांधे हुए संकल्प के समान है और मैं इसे तोड़ सकता हूँ, और तोड़कर वह आजाद होने की कोशिश करता है। साहित्य मन की बीमारी को दूर करने का काम करता है। एक ऐसा ही उदाहरण लीजिएगा। एक प्रेमचंद की कहानी है, स्वाभिमानी घोड़ा प्रेमचंद का। आपकी ये काम में आएगा। प्रेमचंद का स्वाभिमानी घोड़ा को लेकर मैं बात बताऊंगा, शायद आपने ये कहानी कभी सुनी नहीं होगी। ये घोड़ा बड़ा स्वाभिमानी है। आप सोच रहे हो कि मैं कविता एक मैं सुना रहा हूँ या यहाँ आने वाला कविताएं सुनाना चाहिए, अपेक्षा होती है और ये कहानियों पे कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन मुझे इस विषय को अगर स्पष्ट करना है तो मुझे ये सुनाना पड़ता। तो यहाँ स्वाभिमानी घोड़े की बात मैं कह रहा था, ये घोड़ा बड़ा ही स्वाभिमानी है। ये घोड़ा हर रविवार के दिन काम नहीं करता, छुट्टी लेता। ये जो घोड़ा है रविवार के दिन काम नहीं करता, छुट्टी लेता है और बाकी के 6 दिन ये काम करता है। बड़ी ही ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ काम करता है। उसको कोई नाम नहीं रख सकता, ऐसा काम वो घोड़ा करता है। लेकिन एक दिन छुट्टी का है उसका। एक दिन क्या हुआ कि किसी की शादी है और उस लड़के को घोड़ी चढ़ना है। बिना घोड़ी के उसने कहा कि मैं लड़की के घर जाऊंगा। तो वो घोड़े वाले के पास आया कि मेरे बेटे को ऐसे घोड़ी चाहिए। कहा कि पहली बात तो मेरा ये घोड़ा है, घोड़ी नहीं है। तो ठीक है, हम इससे काम चला लेंगे, मुझे हमारे बेटे के शादी के लिए घोड़ा चाहिए। उन्होंने कहा भाई ठीक है हो जाएगा, लेकिन कब चाहिए? उन्होंने कहा कि रविवार के दिन। तो ये तो हो नहीं सकता, रविवार के दिन मेरा घोड़ा छुट्टी पर रहता है। बड़ा स्वाभिमानी घोड़ा है तो मेरी बात भी नहीं सुनता और खुद की भी नहीं सुनता है। तो ये घोड़ा बड़ा ही स्वाभिमानी घोड़ा है। तो इस दिन जो है वो वहां पर बोल के जाते हैं, वो
उसे मिन्नत करते कि नहीं हमें ये घोड़ा चाहिए, और मिन्नत करने के बाद वो कहते कि ठीक है भाई मान जाते हैं, और लड़के वाले कहते हैं कि हम इसे बना लेंगे, मार पीट कर हम कर लेंगे, आप व्यवस्था कर लेंगे। तो रविवार का दिन आता है, वो लड़का और उसका पिता वहां पर आता है घोड़ा लेने के लिए, घोड़ा चढ़ने के लिए। अब घोड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब घोड़े को मनाया कैसे जाए, तो वहां पर उन्होंने लकड़ी मारी उसको, उसे चौक पहुंचाए गए, उसे खूब पीटा गया, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा ये रविवार मेरा है, छुट्टी का है, मैं काम नहीं करूंगा। और एक ऐसी लात चढ़ दी उस पर और आराम से नीचे गिर गया। और ये छोटे से कहानियां समाप्त होती है, लेकिन ये संदेश देती है घोड़ा कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं इसी समय काम करूंगा, बाकी के समय काम नहीं करूंगा। समाज में ऐसे कई मानसिक गुलाम बनाए जाते हैं, उनको हर समय काम करवा के लिया जाता है। वो थोड़ा उस मानसिक रोग से बाहर निकालने का काम करता है कि जब थोड़ा रविवार के दिन छुट्टी ले सकता है, इतना मेहनत करके, तो हम क्यों नहीं छुट्टी ले सकते। वो मानसिक रोग से बाहर निकालने का काम थोड़ा करता है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हमें साहित्य के भीतर देखने को मिलती है। आपने राम की शक्ति पूजा नामक कविता आपने सुनी होगी, हमारे भाई तो हमने राजीव भाई और पठान भाई ने तो सुना है, हमने उसे पढ़ा है। राम की शक्ति पूजा में राम यहाँ मानव है, मानव के रूप में प्रस्तुत है। रावण की सेना से राम की सेना पराजित हो रही है। अब ऐसे समय में राम शक्ति की पूजा, राम को शक्ति की पूजा करने के लिए कहा जाता है, और राम वो शक्ति की पूजा करना शुरू करते हैं। यहाँ उनके मन में एक बार डर बैठ गया कि मैं रावण से जीत नहीं सकता। शक्ति ऐसा लग रहा है कि शक्ति रावण के साथ है और वो पराजित कर रही है राम की सेना, इसलिए वो शक्ति पूजा करती है और शक्ति पूजा में सफल हो जाते हैं। मैं इसे लंबा नहीं बता रहा हूँ, छोटा करके बता रहा हूँ कि राम जो जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, मानव रूप में अभिव्यक्त होकर शक्ति की पूजा करते हैं। ये बताता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब राम शक्ति की पूजा करके प्रतिकूल परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। समाज की मानसिक दशा को दुरुस्त करने का काम ये साहित्य करता हुआ नजर आता है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं आप देखोगे। महादेवी वर्मा की कविता है या मीराबाई की पंक्तियां आपने सुनी होगी। महादेवी वर्मा की पंक्तियां आपने सुनी होगी। इनको तो वेदना में बड़ा ही आनंद आता है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि मुझे वेदना में बड़ा आनंद आता है। इनके जीवन में, इनका सारा जीवन वेदना में गुजरा है, दुख पीड़ा में गुजरा है। बचपन में इनका पति मर गया और मरने के कारण सारी जिंदगी भर उस पति के मिलन की तमन्ना में वो विरह की गीत गाते रही। और इन्हें किसी ने कहा कि तुम इतना विरह की गीत गाती हो, कहीं तुम्हारा पति अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। उन्होंने कहा कि मिलन का मत नाम लो, मैं चीज खुश हूँ विरह में। यहाँ पर वो कह रहे कि मुझे मिलन का नाम मत लो, मैं तो विरह में खुश हूँ। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां, उनका जीवन और उनकी एक और एक पंक्ति देखिएगा, मेरे रोते हुए आंसुओं की लड़ियां नहीं, मुस्कुराते मेरा चेहरा देखने की बात महादेवी वर्मा करती है। महादेवी वर्मा की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, सारा जीवन वेदना को समर्पित कर दिया। मनुष्य को जीवन में दुख वेदना पीड़ा मिलती रहती है, उसका कोई ना कोई उसे छीन लिया जाता है। आपके जीवन में कभी न कभी आपको दुख मिला है, आपके मन को पीड़ा मिली है। ऐसे समय में महादेवी के जीवन का, उनकी कविता जब आप पढ़ते हैं तो आपको जीवन जीने का नई आशा की किरण आपके मन में जाती है। यदि मैं इसके स्थान पर कोई फिल्मी गीत लेता तो आपको पसंद आ जाता। एक दिल के टुकड़े चार हुए, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा। दर्द वाले गीत जब हम सुनते हैं तो सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है। ये भी जो है साहित्य है। ये साहित्य क्या करता है, मन की पीड़ा को बाहर निकालने का काम करता है। जब आप देखोगे कि समाज में मुझसे ज्यादा लोग दुखी है, वो एक फिल्मी गीत है, क्या है उसका नाम, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। मनुष्य दुख तब भी साधना है जब दूसरों के ज्यादा दुखों को देखता है। हम दुख व्यक्त करते हैं,
मुझे ये नहीं, मुझे मेरे पास वो नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं दुख में मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान हूँ। लेकिन आप कभी आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, बताता है कि आपके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, आपका शरीर संपूर्ण शरीर है, मतलब आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। लेकिन वो लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, वो सबसे गरीब लोग हैं। अब हम सभी अमीर लोग हैं। साहित्य ये सिखाता है मन की बीमारी को ठीक करने का काम और आत्मविश्वास जगाने का काम साहित्य करता है। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य मन की दवाई है और संपूर्ण औषधन कहा कि साहित्य मन का डॉक्टर है, मन की बीमारी को दूर करने का काम करता है। साहित्य शास्त्र में आरोप नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने एक विरेचन सिद्धांत कहा। विरेचन को लेकर मैं कहूंगा एक साधारण सी बात आपको समझने लायक, आपकी समझने लायक भाषा में कहूंगा। आपने चूर्ण सुने होंगे, बहुत सारे विज्ञापनों में आते हैं। ये खाने से पेट में अगर कुछ कब्ज है, कुछ गड़बड़ी है, तो पेट जो है सुबह साफ हो जाता है, होता है ना। लेकिन उससे पहले पेट में गुड़गुड़ गड़बड़ कुछ भी होता रहता है और उसके बाद पेट साफ होता है। बिल्कुल विरेचन सिद्धांत जब आप पढ़ते हो साहित्य का ये भाग, आपके मन में विभिन्न प्रकार के भाव जो है वो बोलते लगाते रहते हैं, आपके मन में संघर्ष चलते रहता है। दुख का, पीड़ा का, आनंद का, ईर्ष्या का, द्वेष का आपके मन में घमासान मचा हुआ रहता है। तीस का पूरे चालू, वही मेरे से आगे क्यों जा रहा है? जब देखो तब वो मेरे आगे रहता है, मुझे भी आगे जाना। कभी कभी हमें जलन होने लगती है। ये प्रतिद्वंद्व विचारों का संघर्ष मस्तिष्क में गोते लगाते रहता है और कई बार दुख का संचयन जो है मस्तिष्क में बैठ जाता है और वो निकलता नहीं है। और ये निकलता कब है? जब आप साहित्य को पढ़ते हो या पर्दे पर फिल्मों के माध्यम से साहित्य को देखते हो, तब आपके मन में वो भावों का जो उथल पुथल है, उसमें उथल पुथल होता है, वो बाहर निकल जाता है। आप कोई फिल्म देखते हो, आपने कोई मायर की साड़ी फिल्म देखा होगा, मायर की साड़ी फिल्म देखी। जब आप फिल्म देखने के लिए जाते हो, फिल्म देख रहे हो, देखने के बाद आपके भीतर से आपके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके आंखों में से रोने लगते हैं, खासकर महिलाएं रोने लगते हैं। वो रुलाने वाली फिल्म है ना, वो रोने लगते हैं। मन में जो दुख पीड़ाएं संचित थी, ये रोना केवल उसके दुख को रोना नहीं है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ दुख वहां होता है। ये दुख और वो दुख दोनों का मिलन यहाँ पर होता है और उस दुख को देखकर वहां पर उसे देखने वाला रोने लगता है, आंखों से आंसू उत्पन्न होने लगते हैं। मस्तिष्क में दुख और पीड़ा का विरेचन होता है, उथल मचने लगती है। और जब आप फिल्म देखकर बाहर निकलते हो तो आप महसूस करते हो कि आपके मस्तिष्क आपका हल्का फुल्का हो गया है। उस साहित्य ने आपको मानसिक बीमारी से दूर कर दिया। साहित्य मन का डॉक्टर है। मैं इस पर लंबी बात कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी मानसिकता को देखकर कि आप इसके आगे सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपकी कविता बोलता हूँ और यहाँ रुक जाता हूँ, तो आपके काम किया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने प्रगति के पथ पर चलना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, तो उस घटना दुर्घटनाओं से घबरा कर एक जगह बैठना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसे समर्पित आपके लिए एक कविता समर्पित, उसका शीर्षक है तू चल प्रगति के पथ, चल प्रगति के पथ पर हर शब्द आगे बढ़ बढ़कर, चल प्रगति के पथ पर हर शब्द आगे बढ़ बढ़कर, हौसला ना हारेगा ले वचन बल भर भर कर, तुझ में है शक्ति समाई, तुझ में है शक्ति समाई, संचित कर ऊर्जा भर भर कर, अपने तेज को बढ़ाना है, जान दे तू देरी न कर, चल प्रगति के पथ पर हर शब्द आगे बढ़कर, हर शब्द